नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की साझा पहल आयुष्मान भव। हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को आम जीवन में बढ़ावा देना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना। आज हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ मौजूद है जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ अभिषेक चतुर्वेदी जी, जो बच्चों के स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा में गहरी पकड़ रखते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद आधुनिक जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाकर हमें और हमारे बच्चों को स्वस्थ रख सकता है। तो आइए इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। आयुर्वेद में आपकी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या इस क्षेत्र में आने के लिए कोई विशेष प्रेरणा रही या फिर यह आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से शामिल हो गया? Actually, after my intermediate, I prepared for CPMT for 2 years, and when I have selected for BMS from Banaras Hindu University, I joined Banaras Hindu University for the BMS. बट मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो एज सच नहीं बोल सकते कि मुझे कहीं से प्रेरणा मिली कि मैं आयुर्वेद फील्ड को चूज करूं। बट चूंकि मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना एक नाम था, तो इसलिए फिर मैंने वहां से बीएमएस करने के लिए सोचा। जी, जी, जी। बिल्कुल। अ, अगर मैं अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ूं, तो वो होगा कि क्या आयुर्वेद को अक्सर एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति माना जाता है, लेकिन क्या ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बराबर प्रभावी हो सकता है, खासकर बच्चों में? बच्चों के जो रोग होते हैं, इलाज रोग होते हैं, आपके अनुभव में किन रोगों में आयुर्वेद ने खास असर दिखाया है? सर देखिए, बच्चों के लगभग सारे जो भी बीमारियां हैं, उनमें आयुर्वेद काफ़ी प्रभावी है। इवन चूंकि आयुर्वेद के अंदर एक डिपार्टमेंट है कुमारभेद एंड बाल लोग, एक फुल फ्लेश डिपार्टमेंट है कुमारभेद एंड बाल लोग, जिसके अंदर जो बीएमएस में भी पढ़ाया जाता है और उसके बाद उसमें एमडी भी होती है, पीएचडी भी होती है। अभी रिसेंटली उसके अंदर डीएम कोर्सेज भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ने स्टार्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्टार्ट करने वाली है। तो एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। बहुत सारे आम पब्लिक को ये पता नहीं है कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी करके कुछ ऐसा कोई डिपार्टमेंट है। वो सोचते हैं सिर्फ आयुर्वेद डॉक्टर इज द आयुर्वेदिक डॉक्टर, बट दे आर द सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज इन आयुर्वेदा आल्सो। और बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आयुर्वेद के द्वारा काफी हद तक ठीक किए जा सकते हैं। आप शुरू से ही देखिए, बच्चों में इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है। स्वर्ण प्राशन, आप आजकल आपने नाम सुना होगा, बहुत होगा कि स्वर्ण बिंदु प्राशन की तरफ लोग जाते हैं, जो बच्चों में जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों में किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। जो बच्चे लगातार स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी एक नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा काफी अच्छी होती है। तो आप बच्चों से लेके और भी बहुत सारी ऐसे डिजीज हैं, मैं सारे डिजीज के लिए नहीं बता सकता, बट जैसे आप सेरेब्रल पैल्सी के केसेस हैं, अभी भी मॉडर्न साइंस के पास या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास कोई ऐसी मेडिसिन या थेरेपी या इस टाइप की चीज़ें नहीं है जो उसको कम्प्लीटली क्योर कर सके। बट आयुर्वेदा एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो काफ़ी हद तक सेरेब्रल पैल्सी को कम्प्लीटली क्योर तो वो भी नहीं कर सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट हैं, स्पास्टिक हैं, बिल्कुल बेड रिडन हैं, वो काफी हद तक पंचकर्मा थेरेपी, बाल पंचकर्मा थेरेपी के द्वारा अपनी एक डिपेंडेंट लाइफ स्टाइल या इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल को पा सकते हैं। तो बच्चों में काफी इफेक्टिव है, और सारे इंस्टीट्यूशंस में बच्चों के लिए एक डिपार्टमेंट कुमारभित और बाल लोग आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी रनिंग है। जी, जी। अगर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी ही आगे मैं सवाल करना चाहूँ, तो माता-पिता के सामने अक्सर ये दुविधा होती है कि आधुनिक चिकित्सा अपनाएँ या आयुर्वेद। क्या आपको लगता है कि इन दोनों पद्धतियों को एक साथ मिलाकर उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल सर, देखिए जिस जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की है, वो ऑलरेडी हमेशा एकीकृत चिकित्सा की ओर पक्षधर रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 3 फैकल्टी है: फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस एंड फैकल्टी ऑफ डेंटल। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा ही एकीकृत चिकित्सा रही है उसके अंदर। और वहाँ के जो प्रथम डायरेक्टर के एन उडुप्पा जी थे, वो पहले तो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन चूंकि वो एकीकृत चिकित्सा को प्रेफर करते थे, तो उन्होंने आयुर्वेद में दोबारा से अपनी पढ़ाई की, और उस चीज़ को सीखने के लिए उन्होंने उस एकीकृत चिकित्सा को वहाँ पर अपनाया। तो
और आज के समय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो मिनिस्टर ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी एकीकृत चिकित्सा की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आप देखिए सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुष विंग हर जगह ही डेवलप है। हर जगह एक आयुष विंग बनाया हुआ है ताकि उस एकीकृत चिकित्सा की ओर बढ़ा जा सके। आप आईसीएमआर का देखिए, आईसीएमआर ने एनआईटीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आईसीएमआर के अंदर आता है, सीएसआईआर का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो सीएसआईआर के अंदर आता है। इसके अलावा आईसीएमआर ने सारे एम्स में इंटीग्रेटिव मेडिसिन हेल्थ सेंटर करके हर जगह डेवलप किए हुए हैं। इवन आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली के अंदर भी आयु टेक करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी एकीकृत चिकित्सा की तरफ बढ़ रही है। और मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक आने वाले भविष्य में काफ़ी हद तक ये बहुत ही सहयोगी रहेगा हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली को लेके भारतवर्ष के अंदर। क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी पैथी या कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता। एलोपैथी ये कहे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, किसी की जरूरत नहीं है, या आयुर्वेदा भी ये कहे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ये जरूरत नहीं है, तो वो किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं लूप होल हर सिस्टम में होते हैं। आज आप देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, मधुमेह या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी कितनी तेजी से बढ़ रहा है ना। तो अगर एलोपैथी के पास क्योर होता तो वो उसको क्योर करता है। आप एक मधुमेह का व्यक्ति है जो या शुगर से पीड़ित है या डायबिटीज का व्यक्ति है, तो वो हर दिन उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो पेनफुल होता है। या एक व्यक्ति है जो सीआरएफ का है, वो 3 उसका क्रिटिनिन हो गया तो उसको डायलिसिस के लिए रिकमेंड कर दिया। ठीक है, डायलिसिस इज द पेनफुल प्रोसीजर, बट आयुर्वेदा कैन बी में हम इन अपनी मेडिसिन के द्वारा और बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हमारी पंचकर्मा थेरेपी है उसके द्वारा इन चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट को हम डायलिसिस पे जाने से रोक सकते हैं, उसको इंसुलिन इंजेक्शन से बचा सकते हैं, और वो मेडिसिन के द्वारा ही अपनी लाइफ स्टाइल को कायम रख सकता है। जी जी। मैं एक और चीज आपसे समझना चाह रहा था। जब हम स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं तो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी कौन कौन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या उपचार है जिन्हें आम लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करके खुद को और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं? बिल्कुल सर। देखिए आयुर्वेद के अंदर अगर आप औषधि या उपचार की बात करेंगे तो आप दिनचर्या में जो भी हमारी डेली की, जैसे आप देखे होंगे हमारी दादी या नानी माँ बच्चों की मालिश करती हैं जिसको अभ्यंगम बोलते हैं, वो एक उपचार है ना। हमारे आयुर्वेदा में भी उसको पंचकर्मा के अंदर अभ्यंगम माला डाला हुआ है। तो हमारे पुराने लोग अभ्यंगम करते थे अपने बच्चों की बॉडी वेल्थ को, स्ट्रेंथ बना को मजबूत रखने के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए। उनके नाक के अंदर घी या तेल डालते थे जिसको नस्य प्रोसीजर कहते हैं। वो भी एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके किचन में जो भी आइटम्स हैं, जीरा है, हल्दी है, सौंठ है, इलायची है, अजवाइन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं औषधि है। आयुर्वेद में कहा गया है कि नाना औषधि भूतम किंचित द्रव्यमस्ति। इस संसार में कोई ऐसी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके अंदर औषधि गुण ना हो। तो आपके घर में जो भी चीजें हैं उनमें कोई ना कोई औषधि गुण जरूर होंगे, तभी वो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहा है। इस पृथ्वी पे वो है क्योंकि उसके अंदर औषधि गुण होते हैं। तो आप इवन आपका पानी भी औषधीय गुणों से उत्पन्न होता है, आपके जो भी आप भोजन लेते हो वो भी औषधि गुणों से युक्त होता है। जो भी आपके किचन के मसाले हैं, या आप जो योगा करते हैं, आप जो प्राणायाम करते हैं, वो सभी औषधि गुणों से युक्त होता है। तो आप बिल्कुल अपनी दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें आप आयुर्वेदा के जो एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से भी मिलेंगे तो वो भी आपको एक दिनचर्या बताएगा कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, कैसे नहाना है, कैसे खाना है। एक आयुर्वेदा के अंदर एक पूरा चैप्टर है जिसको दिनचर्या और ऋतुचर्या बोलते हैं। किस ऋतु में क्या खाना है, दही हमें किस ऋतु में नहीं खानी है, किस ऋतु में खाना है। रात को दही खाना है तो क्या मिला के खाना है ना। बहुत सारे लोग रात को दही खाते हैं, उसके बाद वो कफ कोल्ड से सफर करते हैं। तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं अगर हम दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करेंगे तो। जी जी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी समझ आ रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस वक्त कौन सी चीज करनी है और किस वक्त कौन सी चीज नहीं करनी है। इसी के बिल्कुल साथ सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान और तकनीक लगातार विकसित हो रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ मिलाकर एक नई चिकित्सा प्रणाली बनाई जा सकती है जो अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो? बिल्कुल सर। आप देखो जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी है, उनमें आप आयुर्वेद चिकित्सा के साथ आप एलोपैथिक की चिकित्सा को लेके चलेंगे तो काफ़ी हद तक वो प्रभावी हो सकता है।
बट जहाँ पर इमरजेंसी की जरूरत है वहाँ पर हम एलोपैथिक चिकित्सा को साथ में लेके चल सकते हैं। और सारे इंस्टीट्यूट्स, इवन मुझे जहाँ तक आइडिया है कि सारे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसी पद्धति पे काम कर रहे हैं। एक फोरम ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन FITM है जो मेनली इन्हीं फील्ड्स में काम कर रहा है। आप देखो CSIR, ICMR, DBT, सारे इनके अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आयुष के अंदर, ताकि एक इसको एक वैलिडेट किया जा सके, आयुष के सारे प्रोसीजर्स को, सारे ड्रग्स को एक वैलिडेशन दिया जा सके। और जो हमारी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है, मान लीजिए एक एक पेशेंट आया जो घुटनों के दर्द से पीड़ित है ना, और वो पेशेंट्स को हम पहले ये आयुर्वेद की पद्धतियों के द्वारा, जैसे हमारे आयुर्वेद की पद्धति में जानु बस्ती एक चिकित्सा है पंचकर्मा के अंदर, अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं, उससे उसके द्वारा उसको मैनेजेबल कर सकते हैं, तो हमें TKR की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल नी रिप्लेसमेंट क्यों करना हमें उसका, अगर वो जो उसका ओरिजिनल है वो हम जानु बस्ती के द्वारा मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल हम एक न्यू फोरम की तरफ जा सकते हैं। और सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, जो भी सिद्धा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, हमारा योगा एंड नेचुरोपैथी है, इन सभी को मिला के जिसमें जो बेस्ट है उसको लेके एक नई चिकित्सा प्रणाली को हम विकसित कर सकते हैं। जी जी जी। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये सवाल खास तौर पर दर्शकों को आपसे, आपके व्यक्तिगत जीवन से मिलाने वाला सवाल है। आप खुद एक आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, तो क्या आप अपनी दिनचर्या में भी आयुर्वेदिक जीवन शैली का पालन करते हैं? कोई खास आदतें या परंपराएं जो आप खुद अपनाते हैं और दूसरों को भी अपनाने की सलाह देंगे? सर देखो, जब मैं BMS कर रहा था वहाँ पर, तो मेरा जो कॉलेज था वो मॉर्निंग 8 o'clock से शुरू हो जाता था। तो हमें जल्दी उठना ही पड़ता था, शुरू से ही हमें जल्दी उठना पड़ता था। तो आयुर्वेद का सबसे पहला यही है कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठना है। तो आप, और अभी भी यहाँ पर हम CGHS में अभी वर्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा 7:30 OPD है, तो हमें अभी भी जल्दी उठना पड़ता है। तो आपका एक रूटीन है, बहुत सारे लोग लेट नाइट और देर में सोते हैं और फिर देर में उठते भी हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा दूर करना है। और दूसरी चीज़ें, आप मॉर्निंग में बिल्कुल ठूस के नहीं खाना है, बिल्कुल आप एक हेल्दी डाइट से, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, आप फ्रूट सलाद, आप इसका ही उपयोग करिए। साथ ही जो चीज़ें हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं, इन चीज़ों को मिला के नहीं खाना है। दही का रात को उपयोग नहीं करना है, या ठंडे के मौसम में आइसक्रीम खाने की परंपरा, या ठंडी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने की परंपरा, इन सब चीज़ों को दूर करेंगे तो आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। और सभी लोगों को पता होता है कि हमें एक्चुअली क्या करना है, बट वो कर नहीं पाते हैं। उनको ये पता है कि हमें अर्ली वेकअप भी करना है और अर्ली स्लीप भी करना है, बट वो ठीक है, आजकल मोबाइल का ऐसा जमाना है कि लोग लेट सोते भी हैं और लेट उठते भी हैं। तो उन चीज़ों को हम दूर किया जा सकता है। जी जी। काफी सरल, सटीक और स्पष्ट शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को सुझाव दिया है। एक आखिरी सवाल इंटरव्यू के अंतिम क्षण में मैं पूछना चाहूंगा, और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर लोग आयुर्वेद को लेकर कई तरह की भ्रांतियों से घिरे रहते हैं। कोई एक सबसे बड़ा मिथक जिसे आप तोड़ना चाहेंगे और लोगों को इसकी सही जानकारी देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मिथक है लोगों के दिमाग में कि आयुर्वेद की मेडिसिन के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। उनका ये कहना है कि हम जाएंगे बाजार से, मेडिकल स्टोर के दुकान पे जाके बोलेंगे कि जिली 52 दे दो, और ले आए और अपने घर से वो खा लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयों के उतने ही घनघोर साइड इफेक्ट्स हैं जितने एलोपैथिक की दवाइयों के भी है। बहुत सारे हमारे हैवी मेटेलिक प्रिपरेशंस हैं आयुर्वेद के अंदर, जो एक बिना आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के द्वारा सुझाव दिए हुए आप इनडायरेक्ट डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो आप देखिए, इवन हमारे जितने भी फूड्स हैं ना, हम चावल चावल एक क्वांटिटी में अगर नहीं खाएंगे तो हमें अपच हो जाती है। पानी हम एक क्वांटिटी में नहीं पिएंगे तो हमें वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है। दही हम एक क्वांटिटी में नहीं खाएंगे तो हमें एसिडिटी हो सकती है। तो ऐसे ही आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, उसके द्वारा ही प्रेस्क्राइब करने के बाद ही खरीदिए, और उसके बाद ही लेना है। हर आयुर्वेदिक दवाइयों के अपने एक दुष्प्रभाव होते हैं। उसकी क्या क्वांटिटी है, कितनी डोज में लेना है, और कितने दिन तक लेना है, किसके साथ में लेना है, जो उसका अनुपान है, वो एक आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही बता पाएगा, एक लेमैन व्यक्ति नहीं बता पाएगा। तो ये जो एक सबसे बड़ा मिथक, भ्रांति है लोगों के, आम पब्लिक के दिमाग में, कि आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, हम इसको लगातार बिना ऐसे ही ले सकते हैं बाजार से खरीद के, वो एक जरूरी है सभी लोगों के भ्रांति को तोड़ने के लिए। जी, काफी रोचक जानकारी दी आपने। सच बताऊं तो इसकी ज्ञात मुझे भी नहीं था। तो
दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत अभिषेक चतुर्वेदी जी के साथ, जहां हमने जाना कि आयुर्वेद किस तरह से हमारे जीवन में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को समझ सकें। आयुष्मान भव का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना। हिंदुस्तान हॉटलाइन और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की इस पहल को आपका सहयोग जरूरी है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई और रोचक चर्चा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। नमस्ते सर।